दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर कौन था वो करोड़पति बुजुर्ग आदमी जो उन दोनों बच्चों से मिलने के लिए रोज़ स्कूल में चपरासी बनकर आता था? फिर एक दिन जब उन बच्चों को बताने पर माता पिता सच्चाई जानने के लिए वेश बदल कर स्कूल के बाहर बैठ गए। जैसे ही वो चपरासी बुजुर्ग आया तो उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई। आखिर क्यों? ये जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम को आते ही संजय ने अपने पिताजी हेमंत जी से कहा, पापा, आप सुबह को जल्दी ही सारा सामान पैक कर लीजिएगा। मैंने एक वृद्धाश्रम देख लिया है और वहाँ की सारी सुविधाएं भी देख ली हैं। वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको वहाँ कल ही छोड़ आऊँगा क्योंकि यहाँ कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं है। संजय की बात सुनकर हेमंत जी रुआंसे से हो गए और अपनी आंखों की नमी को संजय से छुपाते हुए बोले, संजय, ज़रूरी है क्या? संजय ने कहा, पापा, रति पूरा दिन ऑफिस में रहती है और यहाँ पर घर पर कोई होता ही नहीं। फिर शाम को आकर रति के लिए इतना काम मुश्किल हो जाता है। इस तरह से उसका काम हल्का हो जाएगा। हेमंत जी ने दोबारा कहा, लेकिन बेटा, बच्चों के बिना मैं कैसे रहूँगा? मेरे दोनों पोतियाँ तो मुझे याद करेंगी ना। संजय ने बात बीच में ही काट दी। अरे पापा, जिद से कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल जाना ही है ना। दोनों बच्चियाँ इतना सारा टाइम तो स्कूल में रहती हैं, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन होता है। किसी के पास समय ही कहाँ है। हेमंत जी मायूस और निराश थे। अगली सुबह उस घर को छोड़कर जाना था जो अपना ही था, लेकिन वहाँ ख्याल रखने वाला कोई न था। सच तो ये था कि बहू कुछ करना ही न चाहती थी। उसकी हेमंत जी के सेवा भाव में कोई रुचि ही नहीं थी, बल्कि रोज़ रोज़ के कलेश से तंग आकर संजय ने ये फैसला किया था। हेमंत जी के सामने कई बार ये बात आ चुकी थी, लेकिन अब वो समय आ ही गया जब अपना घर छोड़कर थोड़े से सामान के साथ चले जाना था। रात भर हेमंत जी सो नहीं पाए और अपनी आंखों के आंसुओं को बहने से रोकते रहे, लेकिन भरसक कोशिश करने के बाद भी आंसू सरहद पार करते चले गए। सुबह होते ही रति ने संजय से कहा, सुनो संजय, मैं तो कहती हूँ जो देना है अभी दे दो। बार बार कौन जाएगा? इतना समय नहीं है। इनकी दवाइयाँ और पैसे इनके साथ ही रख दो, जिससे कि ये तुम्हें बहाने से ना बुलाएं और घर वापस आने के बहाने ना ढूंढें। रति की बात सुनकर संजय खामोश रहा और उस पर एक नज़र डालकर अपने पापा के कमरे में चला गया। हेमंत जी की पैकिंग में मदद करता रहा। हेमंत जी सुबह उठकर बच्चियों के साथ खेलने में लग गए थे, क्योंकि अब के बाद ये नसीब नहीं होने वाला था। 10 बजे तक सब तैयारियां हो चुकी थीं और संजय हेमंत जी को लेकर वृद्धाश्रम निकल चुका था। घर छोड़ते समय उन्होंने पलटकर गौर से अपने उस घर को देखा था जिसमें उन्होंने अपनी उम्र के कई बरस बिताए थे और जिसे अपनी मेहनत से खड़ा किया था। पत्नी के चले जाने के बाद इस छोटे से परिवार में खुशियां ढूंढ रहे थे, लेकिन आज सब खत्म होकर उस पर पूर्ण विराम लगने जा रहा था। कार में साथ वाली सीट पर बैठे हेमंत जी बेटे से ही अपना दर्द कह नहीं पा रहे थे जो इस वक्त वो अनुभव कर रहे थे। संजय ने लंबी खामोशी के बाद कहा, पापा, हम पहुंचने वाले हैं। आप खुद को संभालिए, मैं मिलने आता रहूँगा। हेमंत जी बिछड़ने का समय नज़दीक आता देख फिर से अनमने से हो गए। ये अपने ही घर से विदाई थी या फिर अलविदा, बस यही समझ नहीं पा रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने हिम्मत करके कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि जब बच्चों का जन्मदिन हो तो मैं उसमें शामिल रहूँ।
संजय का चेहरा ये सुनते ही फक्क पड़ गया। पापा, ये वादा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा। संजय की ये बात भी हेमंत जी का दिल तोड़ गई थी, क्योंकि कोशिश होने वाली ही नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बहू को समझते थे और बेटा कभी उसके खिलाफ अपने पिता के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं था। लेकिन हेमंत जी की आखिरी ख्वाहिश भी बेटा पूरी न कर सका। इसका मलाल अब बाकी की ज़िंदगी भर रहने वाला था। हेमंत जी मन महसूस कर रह गए और गला भर आया, जिस कारण उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। खिड़की में देखते हुए अपने आंसू पोंछ ही रहे थे कि हेमंत ने कार रोक दी, तो उनकी नज़र बाहर गई और सामने एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था अंकुश ओल्ड एज होम। उसे देखकर हेमंत जी के मन में ख्याल आया, ओह, तो यही है मेरा ठिकाना, मेरी मंजिल या फिर नया घर। संजय कार से उतर चुका था और बाहर सामान रख रहा था, जिसके बाद उनसे हेमंत जी की तरफ का दरवाज़ा उसने खोल कर कहा, पापा, बाहर आइए, यही वो जगह है। आज कदम बहुत भारी हो चुके थे और दुख उनके चेहरे पर पसर चुका था। संजय के पीछे पीछे वो इस ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम के अंदर चले गए और उसके पीछे पीछे चलते चलते एक ऑफिस में पहुंच गए। सारी औपचारिकताएं पूरी करने और पैसे जमा करने के बाद हेमंत जी को उनका कमरा दिखा दिया गया। उनका बिस्तर और कपड़े वहां एक अलमारी में रख दिए गए। चलते समय संजय ने पैर छुए और जाने लगा, तो हेमंत जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीने से लगा लिया। वो रो रहे थे, लेकिन संजय का चेहरा भाव शून्य था। शायद वो दुखी नहीं था, या फिर दुखी होकर भी दिखाना नहीं चाहता था। बिना पिता से नज़र मिलाए वो वहाँ से निकल गया और हेमंत जी उसे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे दिल का कोई टुकड़ा निकलकर चला गया हो, जिसका दर्द भी बेतहाशा हो रहा था। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद हेमंत जी अपने बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उनके कमरे में दो बुजुर्ग व्यक्ति और भी थे, जो उन्हें कब से देख रहे थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। क्यों, खुश नहीं हो क्या? हेमंत जी के गले से रुंधी हुई आवाज़ निकली। यहाँ आकर कौन खुश होगा भला? हम तो खुश हैं भाई। इस बुजुर्ग के ऐसा कहने पर हेमंत जी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, खुश हैं आप? परिवार को छोड़कर कैसे खुश हैं भला आप? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, ये तो जीवन है, खुशी हो या ना हो, हमें तो खुश रहना ही है। अब घर पर रहकर घर वालों के तानों से तो ये ज़िंदगी अच्छी है। अब देखो, ये सामने जो तेजवीर बैठा है ना, ये मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है कि इसके बिना खाना हजम नहीं होता। अब मेरा परिवार यही है और मैं इसका परिवार बन गया हूँ। हेमंत जी ये बातें सुनकर हैरान थे कि कैसे ये इतने उम्र दराज व्यक्ति ऐसी बातें कर पा रहे हैं। उनकी तो आवाज़ ही घर की याद से बोझिल हो चुकी थी, लेकिन इनकी बातों ने उनको थोड़ा सा सामान्य तो कर ही दिया था, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं था। उधर संजय वापस घर पहुंच चुका था और जाकर सोफे पर बैठ गया था। आज रति घर पर ही थी और संजय की भी छुट्टी थी। रति उसके लिए पानी लेकर आई और नज़दीक ही बैठकर उससे बातें करते करते कहने लगी, संजय, आज बहुत दिनों बाद ये दिन आया है। हमें तो आज़ादी को मनाना चाहिए। चलो कहीं घूम कर आते हैं। संजय खामोश था और उसने हाँ में सिर हिला दिया, तो रति भी खुश होती हुई तैयार होने चली गई। संजय बैठा हुआ घर को देख रहा था, हर एक कोना देख रहा था, और तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी अपने माता पिता की तस्वीर पर गई, जिसमें से माँ की तस्वीर पर माला लगी हुई थी और साथ में ही हेमंत जी की भी तस्वीर थी। आज उनके होते हुए भी वो घर में नहीं थे। जो संसार से चले जाते हैं, हार तो उनकी तस्वीरों पर लगाए जाते हैं
और पापा अब होकर भी नहीं थे, बल्कि नहीं होकर भी थे। संजय इस बात के दोनों सिरों में उलझकर रह गया था। अब किस तरह वह उनकी तस्वीर टांगे, भूले बिसरों की तरह, या फिर जीवित लोगों में शुमार कर ले। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रति तैयार होकर नीचे आ चुकी थी और पर्स को कंधे पर टांग कर संजय से चलने के लिए कहने लगी, अरे चलो ना, देर क्यों लगा रहे हो। संजय ने फिर से उसकी ओर देखा और फिर से एक नज़र पापा की तस्वीर पर डाली। रति जैसे कुछ भांप गई थी तो सोचकर बोली, अरे तुम खुश नहीं हो क्या? कितना तो तंग करते थे और कितना काम करवाते थे, तुम्हें कितने ऑर्डर देते थे और तुम भी तो उनसे परेशान रहते थे ना। तो फिर अब उसमें दुखी क्या होना, बल्कि ये सोचो कि बला टली। रति की मुस्कुराहट देखकर संजय का दिल छलनी होकर रह गया था कि कितनी आसानी से रति ने इसकी पूरी जिम्मेदारी संजय पर डाल दी थी और खुद को साफ सुथरा कर लिया था। उसके लिए इस सब का ठीकरा संजय के सिर पर फोड़ देना कितना आसान था। उदास सा संजय सुस्त कदमों से उठकर बाथरूम में चला गया और कुछ देर बाद बाहर आया तो सामान्य लग रहा था। रति के साथ पूरा दिन बाहर रहा और घूम फिर कर दोनों 4 बजे वापस आ गए, क्योंकि इसी टाइम पर दोनों बच्चियां भी स्कूल से वापस आ गई थीं। मनी ने पूछा, मम्मी दादू कहाँ हैं? रति को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने हेमंत जी के लिए कोई बहाना बनाकर कहा कि वो 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। दोनों बच्चियां अब शांत थीं, या शायद कुछ दिनों के लिए बहल गई थीं। इसके बाद कितने दिनों तक उन्होंने भी दादू के लिए कोई सवाल नहीं किया, लेकिन हेमंत जी बच्चों की याद में आधे हो चुके थे। दिन भर पार्क में सुस्त बैठे रहते और भूख प्यास तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। कई दिनों तक ऐसे ही रहने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और बाकी साथियों ने उनका ख्याल रखा। हेमंत, तू घर की याद में जलता है और अपनी तबीयत खराब कर रहा है। ज़रा सोच कि क्या इस सब से किसी को भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या कोई तुझसे मिलने आया? हेमंत जी के साथ ही रोहताश मल्होत्रा की बातें थीं जो सच्ची थीं, लेकिन हेमंत जी घर की यादें भुला नहीं पा रहे थे और उनकी बातें सुनकर चुप रहे। कुछ देर तक रोहतास जी बोलते रहे, लेकिन फिर उठकर चले गए और हेमंत जी अपनी यादों में खोते हुए कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। इतने सारे बर्तन कैसे गंदे कर दिए आपने? अब इन्हें कौन धोएगा? कल काम वाली भी नहीं आएगी। रति ने शाम को आते ही बर्तन देखकर घर सिर पर उठा लिया था और हेमंत जी उसके गुस्से को देखकर थर थर कांपने लगे थे और रति उन्हें खामोश देखकर फिर से गुर्राई। अब जवाब क्यों नहीं देते आप? मुंह को ताला लग गया क्या? हेमंत जी ने डर के मारे हकलाते हुए कहा, बेटा वो मेरे 2-3 दोस्त आए थे, चाय नाश्ता करवाने में बर्तन गंदे हो गए, तुम ठहरो मैं धो देता हूँ। उनकी बात सुनकर पहले तो रति गुस्से में तमतमाई हुई, उन्हें हाथ बांधकर देखती रही और फिर बोली, आप नहीं धोएंगे तो क्या मेरे घर से कोई धोने आएगा? जल्दी से धोइए और एक एक बर्तन साफ हो जाना चाहिए, मुझे गंदगी पसंद नहीं। हेमंत जी उसकी बात सुनकर किचन में चले गए और थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि अब रति जाकर अपने कमरे में बैठ गई थी। हेमंत जी बर्तन धोते हुए खुद से ही कहने लगे, जल्दी से धोकर रख देता हूँ, चलो। इतने में ही बला टली, वरना जाने मेरा क्या हाल करती। तभी चटाक चटाक आवाज़ें आईं और रति भागती हुई कमरे से बाहर आई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? हेमंत जी के हाथ से कुछ कांच के बर्तन गिरकर टूट गए थे और जिसकी तेज आवाज़ सुनकर रति दौड़ी हुई वहां आई थी। रति को वहां देखते ही उसके गुस्से के बारे में सोचकर हेमंत जी की हालत खराब होने लगी थी। रति देखते ही सिर में हाथ मारकर उन पर दहाड़ पड़ी। कर दिया सत्यानाश, पड़ गया चैन। बर्तन मांजने को क्या कह दिया इस बुढ़े से, इसने तो बर्तन ही तोड़ डाले। हेमंत जी की तो जैसे धड़कन ही रुकने को हो गई थी।
रति इतनी आग बबूला थी कि अब वो कुछ भी कर सकती थी, और ये बात हेमंत जी अच्छे से जानते थे। हेमंत जी को सहमा और खामोश देखकर रति फिर से चीखी। अब खड़ा तो ऐसे है जैसे इस घर के बच्चों से भी ज्यादा यही मासूम है। अब इसका खर्चा कौन भरेगा? तेरा बाप? रति की अभद्र भाषा हेमंत जी के दिल को छलनी कर रही थी, लेकिन अभी तक हाथ नहीं उठा था। बस यही काफी था। मगर काफी देर तक गुस्सा करने और चीखने के बाद भी जब रति का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने सामने खड़े हेमंत जी को झाड़ू उठाकर आज पीट ही डाला। और हेमंत जी को इसी बात का डर था। हेमंत जी उसका हाथ उठते ही गिड़गिड़ाने लगे। बहू, मुझे मत मारो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मुझ बुजुर्ग को ऐसे मत मारो। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें इस सब के पैसे दे दूंगा। रति हेमंत जी की बात सुनकर और भी तिल मिला गई और बोली, अच्छा, पैसे का रौब दिखाता है बुढ़ा। कहाँ से लाएगा पैसा? मेरे घर में चोरी करेगा? बोल, चोरी करेगा क्या? हेमंत जी हाथ जोड़े हुए गिड़गिड़ाए, नहीं बेटा, चोरी नहीं, पेंशन से दूंगा। रति तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी और इस बात पर भी चिल्लाई, अच्छा, तो तुझे पेंशन का बहुत घमंड है। रति के हाथ बराबर झाड़ू लेकर हेमंत जी पर पड़ रहे थे। उसकी मार से बचने के लिए वो यहाँ से वहाँ भाग भी रहे थे, लेकिन रति बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। रोते हुए हेमंत जी अंत में गिर पड़े और रति ने उन्हें बेतहाशा पीटा, क्योंकि हेमंत जी लेटे हुए चीख रहे थे, मुझे मत मारो बहू, मुझे मत मारो, माफ़ कर दो, अब से ध्यान रखूंगा। हेमंत, हेमंत, किसी ने उन्हें आवाज़ देकर हिलाया तो घबराए हुए उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहताश मल्होत्रा पार्क से घूम फिरकर वापस आ चुके थे और नींद में चीखते चीखते हेमंत जी को जगाने की कोशिश कर रहे थे। हेमंत, क्या हुआ? ऐसे क्यों चीख रहा है? सपना देखा क्या? रोहताश जी ने शायद सब सुना था, लेकिन वो अनजान बने रहे और हेमंत जी को संभालने में लगे रहे। कुछ देर तक हाँफने के बाद हेमंत जी कुछ देर बाद सामान्य हुए तो रोहतास जी ने पानी देकर पूछा, अब कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक हूँ, बुरा सपना था। हेमंत जी भीगी आंखों को पोंछते हुए बोले। रोहतास जी इस वक्त हेमंत जी पर कोई जोर नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगले दिन पार्क में खामोश बैठे हेमंत जी को कुरेदने की कोशिश की। हेमंत, तेरी बहू ने गलत किया ना, उसके कारण ही तू यहाँ है। हेमंत जी इस बार रो पड़े और कुछ देर तक रोते रहने के बाद उन्होंने कहा, रोहताश, मैंने कभी बहू की शिकायत बेटे से नहीं की। पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया था उसने, जो मुझे आज भी बुरे सपने की तरह याद आता है। लेकिन जाने कौन सी गलती की सज़ा दे दी कि अपने घर से निकाल दिया और यहाँ छोड़ दिया। जिस घर में मेरी यादें थीं, वही मुझसे छूट गया। आज हेमंत जी के दिल का गुबार फूट पड़ा था, जो आंसुओं के रास्ते आंखों से बह रहा था। रोहतास जी ने हेमंत जी के आंसू पोंछकर कहा, रो मत हेमंत, यही तो जिंदगी है। अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तुम क्या समझते हो कि हम सब यहाँ अपनी मर्जी से या फिर खुशी से आए हैं? नहीं मेरे दोस्त, इधर ये सारे लोग ही अपनों के ही ठुकराए हुए हैं। तेरी बहू ने ये सब तेरे ही बेटे से करवाया, लेकिन मुझे तो मेरे बेटे ने ही घर से निकाला और यहाँ छोड़ गया। मेरी बहू तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तो अपने ही बेटे पर बोझ था। पहले मेरी पत्नी भी यहाँ थी, लेकिन पिछले साल ही वो बीमारी से चल बसी। लेकिन पता है हेमंत, घर से कोई खबर करने के बाद भी देखने नहीं आया। हेमंत जी रोहतास जी की आप बीती सुनकर हैरान थे और अब अपनी भूल कर उनकी कहानी सुनने लगे थे। अब दोनों ही एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। किसी एक का दुख भी दूजे से बड़ा नहीं था और ये दोनों अब एक ही नाव में सवार थे। आज हेमंत जी इतना सब बताने के बाद थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे और रोहतास जी से बातें करना भी अच्छा लगने लगा था। दिन बीतने लगे और दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे।
साथ उठते बैठते, खाते पीते और घूमते थे। एक दूसरे के साथ दोनों खुश रहते थे। घर पर क्या हो रहा था, अब इससे उन्हें मतलब नहीं रह गया था। वो तो अपनी जिंदगी में और दोस्ती में मस्त हो चुके थे। एक दिन वृद्धाश्रम में लगे एक सेवादार ने कहा, हेमंत जी, आपका फोन आया है। इस बात को सुनकर हेमंत जी चौंक गए थे और रोहतास जी का मुंह देखने लगे थे। रोहतास जी ने तुरंत कहा, किसका फोन है? तेरे बेटे का तो नहीं? सोच में पड़े हुए हेमंत जी उनका चेहरा देखते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए और ऑफिस के फोन की तरफ चल दिए। पीछे से रोहतास जी भी साथ आ गए और कहने लगे, हेमंत संभाल कर देखना, ये फोन भी मतलब से ही होगा। हेमंत जी ने तुरंत उनकी बात को काट कर कहा, अरे ये भी तो हो सकता है ना कि सबको मेरी याद आई हो, या फिर मेरी दोनों पोतियां याद कर रही हों तो उनका ही फ़ोन आया हो। रोहतास जी हंस पड़े और बोले, अच्छा जाओ बात कर लो फिर बताना। हेमंत जी ऑफिस के अंदर चले गए और रोहतास जी बाहर बैठे उनका इंतज़ार करते रहे। कुछ देर बाद जब वो बाहर आए तो उन्हें देखते ही रोहतास जी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? लेकिन हेमंत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलते वापस अपने कमरे तक आ गए और इतनी देर में हेमंत जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। रोहतास जी हैरान थे, लेकिन कुछ कुछ समझ भी रहे थे। आकर कुर्सी पर खामोश बैठे हेमंत जी ने कहा, रोहतास मेरे दोस्त, तुमने सही कहा था, फोन मतलब से ही आया था। रोहतास जी ने चौंक कर पूछा, कौन सा मतलब, जरा ठीक से बता यार। हेमंत जी ने गहरी सांस भरी और कहा, बेटा कल आ रहा है, घर के पेपर पर साइन करवाने हैं। अब सब उसके नाम से होगा। पहले उसमें मेरा नाम भी था, लेकिन मेरा नाम हटवा कर अब उसके साथ बहू का भी नाम लिखवाना है। रोहतास जी हेमंत जी का चेहरा देखते ही रह गए। कैसी निकम्मी औलादें होती हैं हेमंत, इन्हें अपने ही माँ बाप से सरोकार ही नहीं रहता। इन्हें तो बस जायदाद, पैसा, यही सब चाहिए। हेमंत जी अब चुप रहकर ये सब सुन रहे थे और जैसे कुछ बोलने का अब उनका मन ही नहीं था। जैसे तैसे वृद्धाश्रम में रहकर रोहतास जी के साथ से मुस्कुराने लगे थे, लेकिन आज इस खबर ने तो जैसे उनकी हंसी ही छीन ली थी। बात जायदाद की नहीं थी, बल्कि बात तो उस स्वार्थ की थी जिसे पूरा करने के लिए इतने दिन बाद उनके बेटे ने फ़ोन किया था। फिर अंत में रोहतास जी की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, चलो इस बहाने आखिरी बार ही सही बेटे से मिलना तो हो जाएगा। अगला दिन निकल चुका था और हेमंत जी ने फिर से खुद को संभालने की कोशिश की। एक दिन पहले वाली उदासी अब चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। शाम होने को आई थी, लेकिन बेटा अब तक नहीं आया था। थोड़ा सा इंतज़ार तो उन्हें भी था, लेकिन फिर आस ही छोड़ दी थी। पर अपनी पोतियों के बिना उनका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। एक बार उन्हें देखने के लिए जैसे वह तड़प रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। जिस स्कूल में उनकी पोतियां पढ़ती थीं, वहां उन्होंने एक चपरासी का काम ले लिया, जिसके कारण वह अपनी पोतियों से रोज़ रोज़ मिल सकें। एक दिन जैसे ही पोतियों की नज़र अपने दादाजी पर पड़ी, उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई और अपने दादा से लिपटकर रोने लगी और बोली, दादाजी आप यहाँ पर? मम्मी तो कह रही थी कि आप घूमने गए हैं। हेमंत जी बोले, बेटा यह बात किसी को मत बताना कि मैं यहाँ तुम दोनों के स्कूल में काम करता हूँ। क्यों दादाजी? दोनों पोतियों ने आश्चर्य से पूछा। वह इसीलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को मुझे सरप्राइज़ देना है। तब तक हम लोग ऐसे ही रोज़ मिला करेंगे और हाफ डे में मस्ती किया करेंगे। दोनों पोतियां अब अपने दादाजी से रोज़ मिलती और हेमंत जी को भी पोतियों से मिलकर घर की बिल्कुल भी याद नहीं आती। लेकिन अब कई दिन से उनकी पोतियां स्कूल नहीं आ रही थीं, इसीलिए उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। लेकिन घर भी नहीं जा सकते थे। पता करते तो कैसे करते। फिर दिन छिपने के बाद सेवादार उनके कमरे में आया और उनको आवाज़ लगाई, हेमंत जी आपसे कोई मिलने आया है। ये आवाज़ सुनकर हेमंत जी बेटे से मिलने की आस में छटपटाते हुए ऑफिस जा पहुँचे। जाते ही
सामने संजय को देखकर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन तभी उसके हाथ में पेपर वाली फाइल देखकर उनका मन बदल गया और आंसू वहीं रुक गए। हेमंत जी बैठ गए और एक शब्द भी नहीं बोले। संजय ने पूछा, पापा कैसे हैं आप? हेमंत जी ने तिरछी नजर से उसको देखकर कहा, इतनी चिंता थी तो छोड़कर क्यों गया? अब पूछता है कैसे हैं आप? हेमंत जी के अंदर गुबार भरा था जो किसी भी पल फूटने वाला था, लेकिन बस कैसे भी वो खुद को संभाले हुए थे। संजय ने उनका रुख देखकर कहा, पापा हम तो याद करते हैं आपको, दोनों पोतियां भी याद करती हैं। हेमंत जी इस बार खुद को रोक न सके। झूठ मत बोल, कोई याद नहीं करता, मेरी सुध नहीं ली, कितने महीनों से अब आया है और झूठ बोल रहा है। जिस काम से आया है वो काम करवा और जा यहाँ से, फरेबी औलाद है तू। संजय से पहली बार हेमंत जी ने इस तरह बात की थी। उनकी आंखों में जो दर्द और तड़प थी वो संजय आसानी से देख पा रहा था। संजय ने रोते हुए कहा, पापा मैं मजबूर था, आपको पता है आपकी दोनों पोतियां आपकी याद में कितनी बीमार हो गईं। ये बात सुनते ही हेमंत जी का सारा गुबार छूमंतर हो गया और वो बेचैन होकर पोतियों के बारे में पूछने लगे, क्या हुआ उन्हें, बता मुझे, कैसी हैं मेरी बच्चियां? हेमंत जी की बेचैनी देखकर संजय ने कहा, पापा दोनों ही बहुत बीमार हैं, पैसा लगा लगा कर थक चुका हूँ, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। ये बातें रति ने मुझे आपसे बताने के लिए मना किया था कि कहीं आप उनसे मिलने न पहुंच जाएं, लेकिन अब मैं और नहीं छुपा सकता। मैंने पेपर नाम कराने का बहाना रति के कहने पर ही बनाया। दरअसल घर को बेचकर कुछ पैसा इनकी बीमारी में लगाना है। पापा मुझे अपने बच्चों को बचाना है, जाने क्या हो गया है उन्हें। आज संजय बेतहाशा रो रहा था और उसके साथ साथ हेमंत जी भी आंसू रोक नहीं पाए थे। आखिर उनकी पोतियों का सवाल जो था। हेमंत जी तुरंत ही साइन करने को तैयार हो गए थे। हेमंत जी ने अपने आंसू पोंछकर कहा, बेटा सब ले ले, लेकिन मेरी पोतियों को बचा ले। बता कहाँ साइन करने हैं, लेकिन शर्त ये है कि बस एक बार मुझे उनसे मिला दे बेटा, बस एक बार मिलवा दे, मेरी बूढ़ी आंखें तृप्त हो जाएंगी। संजय दुविधा में फंस गया था, क्योंकि रति के कारण वो कोई वादा नहीं कर सकता था। रति के खिलाफ जाकर ही उसने ये बात बताई थी, लेकिन हेमंत जी के जाने से जो बवाल मचता उसका डर लग रहा था। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने कुछ फैसला किया और हेमंत जी को ऑफिस से परमिशन लेकर अपने साथ ले गया। हॉस्पिटल में पहुंचते ही हेमंत जी दोनों बच्चियों से मिले। दोनों ही दादू दादू कहकर उनसे लिपट गईं। कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, ऐसे ही पोतियां भी उन्हें संजय से ज़्यादा प्यारी थीं। मगर रति उन्हें वहां देखकर चिढ़ गई और संजय के कान में कहने लगी, संजय ये यहाँ क्यों आए हैं? तुम पेपर साइन करवाने गए थे ना, या इन्हें लाने गए थे? संजय ने उससे धीरे से मगर कड़े शब्दों में कहा, रति बकवास मत करो, क्या तुम नहीं देख रही हो कि दोनों बच्चे पापा को देखकर कितने खुश हैं? महीनों से मुस्कुराई नहीं थी दोनों, आज जाकर हंसी हैं। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं, और ज़्यादा करोगी तो अभी यहाँ से भेज दूंगा। ये सुनकर रति कुछ खामोश हो गई। दोनों बच्चियों ने हेमंत जी के हाथ से ऐसे खाना खाया जैसे जाने कब से भूखी थीं, और इतना खिलखिलाईं जैसे कब से मुस्कुराए ही नहीं। और हेमंत जी भी ऐसे मगन थे जैसे आसपास कुछ है ही नहीं। वो भी इतने ज़्यादा कई महीनों बाद खुश हुए थे। बेफिक्री की मुस्कुराहट आज बहुत दिनों बाद तीनों के चेहरे पर आई थी। संजय का दिल ये सब देखकर भर आया था और उसने रति की तरफ देखा था। हेमंत जी ने रोते हुए कहा, मेरा पेट तो आज भरा है। दोनों बच्चियां उनके सीने से ऐसी चिपकी हुई थीं जैसे कि आज सुकून मिला हो। आज संजय समझ चुका था कि उसकी बच्चियों की बीमारी का इलाज और कोई नहीं बल्कि उसके पिता हेमंत जी का प्यार था, जो उनसे छीन लिया गया था। काफी देर तक रुकने के बाद जब बच्चियां चैन से सो गईं, तो हेमंत जी ने संजय से कहा, चल बेटा मुझे छोड़ आ, ये अगर जाग गईं तो मुझे जाने नहीं देंगी।
संजय रोते हुए उनके गले से लग गया। पापा, ये दोनों ही क्या? मैं भी आज आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। इनको ही नहीं, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। पीछे खड़ी रति चुपचाप थी। आज उसकी बोलती बंद थी। हेमंत जी ने संजय की पीठ सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों चैन से रहो। मैं तो वहाँ भी चैन से रहूँगा। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस कभी कभी इन दोनों से मिलवा देना। हेमंत जी की बातें सुनकर संजय बिलखने लगा और बोला, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने गलत फैसला लिया। आपका ही ख्याल नहीं रखा। लानत है मुझ पर। प्लीज़ आप कहीं नहीं जाएंगे और हमारे साथ रहेंगे। तभी रति आगे आई और बोली, पापा मैं जानती हूँ अब आप मेरे कारण ही घर नहीं आना चाहते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई पापा। रति की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर हेमंत जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन घर वापस आने को मना कर दिया। बहुत देर तक जिद करने पर और बच्चियों का हवाला देने पर वो मान गई। अंत में हेमंत जी ने कहा, बेटा मैंने कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहा, हमेशा खुशियाँ चाहीं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही सुख नहीं था। रति ने हाथ जोड़कर कहा, पापा ये सब मेरे कारण हुआ और अब मैं ही ठीक करूँगी। बस आप एक बार मौका दे दीजिए और मुझ पर भरोसा करके देखिए। हेमंत जी ने मुस्कुराकर रति के सिर पर हाथ रखा तो दोनों ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। आज सब ठीक हो चुका था। अपने घर से बिछड़े हेमंत जी अपने घर अब वापस आ चुके थे। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अभी प्रेस कर दें। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।